नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह मैंने बीपीएससी 66 के जीएस पेपर 1 का एनालिसिस किया था और अभी आपके सामने हाजिर हूं क्वेश्चंस लेकर। बीपीएससी का जो आपका जीएस पेपर 2 का जो पेपर हुआ है अभी संपन्न हुआ है और उसी का क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। और अभी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आए, कहां से आए और कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आप बना सकते थे, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े टफ थे, यह सब मैं एनालिसिस करने वाला हूं। उम्मीद है सुबह वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आए थे। थोड़े क्वेश्चंस आपके जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स के थोड़े टफ आए थे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बनाए जा सकते थे। अभी चलते हैं और देख लेते हैं बीपीएससी 66 जीएस पेपर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। इससे अंदाजा हो जाएगा। जो 67th वाले हैं वो भी जरूर देखें क्योंकि तैयारी वो भी कर रहे हैं और उनका भी एग्जाम आपका मेंस का फरवरी मार्च में होने ही वाला है, जब पीटी हो जाएगा उसके बाद, तो आप लोग भी जरूर देखें। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि पॉलिटी में कितने क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं 3 सेक्शन होता है, तीनों को सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं जो कि आपके पॉलिटी के होते हैं। सेक्शन 1 में पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, सेकेंड सेक्शन में आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होता है और थर्ड सेक्शन जो होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट सेक्शन से 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं, यानी कि पॉलिटी के 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिसमें आपका टोटल जो क्वेश्चन दिया गया है वो 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन टोटल है और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। पहला जो क्वेश्चन था वह था भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, परंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उनकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभाव नहीं कर सकता है। तो जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प की तरह काम करता है, तो सेम उसी को जो है ना भाषा बदल के क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यदि राष्ट्रपति वाला वीडियो मेरा आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है और राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ाया भी है। तो यदि वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो निश्चित तौर पर बना सकते थे ये क्वेश्चन। और ये फेमस क्वेश्चन है, बराबर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से सब लोगों ने बना दिया होगा। ये क्वेश्चन कॉमन है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल भाषा बदल दिया है। क्वेश्चन वही है कि राष्ट्रपति जो होता है वो एक रबर स्टाम्प होता है और प्रधानमंत्री के आगे उसकी कुछ चलती नहीं है, इसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। तो संघात्मक हमारा जो संविधान है वो संघात्मक है, इसमें आपका स्टेट की व्यवस्था अलग होती है और केंद्र की व्यवस्था अलग होती है। लेकिन जैसा हम लोग देखते हैं कि आपका अनुसूची 7 में जो आपका विषय दिया हुआ है, संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और संवर्ती सूची का विषय, तो संवर्ती सूची के विषय पर भी अगर केंद्र कानून बनाती है और राज्य दोनों कानून बना लेती है तो केंद्र का जो कानून होता है वही मान्य होता है। तो इस तरह के उदाहरण देकर के आप समझा सकते थे कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो व्यवस्था प्रणाली है, लोकतंत्र जो है हमारा, वह केंद्र की तरफ किस प्रकार से उन्मुख है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, जैसे अभी कोविड-19 का ही मामला चल रहा है। अगर ये उदाहरण किसी ने दिया होगा ना तो बहुत बेहतरीन होगा। अभी जो आपका कोविड-19 का मामला चल रहा है, सारी व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के देख रहे हैं, लेकिन महामारी एक्ट कौन लगा सकता है? केंद्र सरकार लगा सकती है। और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से महामारी एक्ट लगाने के बाद केंद्र सरकार के पास आ जाती है ना। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स देकर के आप समझा सकते थे कि केंद्रीय व्यवस्था की ओर हमारा संविधान किस प्रकार से उन्मुख है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान था। यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर बना करके आए होंगे। क्वेश्चन आसान था और पहले मैं बहुत बार बता चुका हूं इस तरह के एग्जाम्पल्स, तो आप आसानी से बना सकते थे। ठीक है, और जब मैंने पॉलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था उसी समय बताया था। इसके अलावा आपका संविधान की जब विशेषताएं बता रहा था उस समय भी ये चीज बताया था। तो आसानी से आप बना सकते थे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। पॉलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यदि हम, तो 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो है द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज क्रिएटेड मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। जो अनइवन डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, असमान विकास जो हुआ है बिहार में, इससे बहुत सारा सामाजिक और आर्थिक समस्या खड़ा हो गया है। तो बिहार के संबंध में इस तथ्य का आकलन करना है, अपने शब्दों में इसका विश्लेषण करना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। असमान
जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है आप लोग देख सकते हैं। बिहार के बारे में जो भी जानता है, बिहार की अर्थव्यवस्था से जरा भी परिचित है यदि, तो वो आसानी से ये क्वेश्चन लिख सकता है। और बिहार का जब मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा या फिर आपका इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, तो ये चीज़ बहुत आसानी से बताऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जाता रहा है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप आसानी से बना सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो सकती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है वो है, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। तो आप देखते हैं कि संसद में जो होते हैं पूरे राष्ट्र से आपके सांसद आते हैं और देश के हर कोने से, हर राज्य से आपके सांसद विद्यमान होते हैं। भारत की हर भाषा जो होती है उसमें संविधान में शपथ लिया जा सकता है, आपका संसद में भाषण दिया जा सकता है। तो ये सब चीजें जो है ना, भारत को ये सब चीजें ये बताती है कि संसद में पूरे राष्ट्र का एकीकरण होता है ना। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो अलग अलग राज्यों के, अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, वो सब संसद में एक साथ उठाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स दे दे करके आप समझा सकते थे कि आपका जो भारतीय संसद है वह राष्ट्रीय एकीकरण किस प्रकार से करता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं राज्यों के अलग कानून बनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन है या बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको बनाने के लिए आपका राज्यों की भी सहमति जरूरी होती है। राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है या फिर आपका राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए भी संसद में प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देकर के समझा सकते थे इस क्वेश्चन को और आसानी से बना सकते थे। और 4 क्वेश्चंस में से मात्र 3 क्वेश्चन बनाना है, तो 3 क्वेश्चन बनाना कोई ज्यादा टफ नहीं था। तो पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत आसान आया है, जितना पढ़ाया हूं उसी में से आया है, कहीं से बाहर से नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं अब अर्थव्यवस्था की तरफ। तो अर्थव्यवस्था तो खैर मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन बिहार के बारे में जो लोग भी पढ़े होंगे वो आसानी से बना सकते थे। क्वेश्चन इसमें भी ज्यादा टफ नहीं आया है। और आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए जिसको गेस करके भी आप आंसर दे सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान दिया है? तो जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका या तो बजट से पूछता है या आर्थिक सर्वेक्षण से पूछता है। और इसी कारण से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का अलग से मैं वीडियो भी बनाया हूं, अलग से आप लोगों को नोट्स भी दिया हूं। तो ये सीधा साधा क्वेश्चन जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण से पूछ दिया है, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण से। और 67 वाले ध्यान रखें कि 67th का जो एग्जाम देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जरूर से जरूर पढ़ लें। और उसका वीडियो स्पेशल आ जाएगा कुछ ही दिनों में हमारे चैनल पर, तो वो भी जरूर से जरूर आप लोग देख लें। इससे पहले मैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और भारत का भी आर्थिक सर्वेक्षण आप लोगों को दे चुका हूं, तो वो सब वीडियो जो है ना आप लोग मिस मत किया कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आर्थिक सर्वेक्षण से बन रहा है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 से। ठीक है, तो ये भी जिसने भी आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा होगा आसानी से बना सकता था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से भारत में आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं बिहार में, उसका वर्णन करना है। तो आसानी से कर सकते हैं, जो भी बिहार के बारे में जानते हैं, बिहार के समाज को, बिहार की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, वो आसानी से बना सकते हैं। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन जो मैंने बताया कि बिहार में मतलब असमान विकास हुआ है, उसके बारे में लिखना था, किस प्रकार से हुआ है। तो लगभग सेम क्वेश्चन है, उसकी भूमिका को आप इसमें लिख सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन मिला जुला करके एक ही तरह का है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा सेकंड पार्ट जो है थोड़ा सा अलग है और इसमें सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन में, आप आसानी से इसको भी लिख सकते थे, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। बिहार के बारे में अगर जरा भी आपने पढ़ा होगा, जरा भी मेंस की तैयारी की होगी, तो आसानी से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, कहीं भी अलग से नहीं क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा है जो कि मैं पढ़ाया नहीं हूं कभी। जनांकिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसका लाभ उठाने का अवसर किस समय तक प्राप्त होगा? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों
ऊपर प्रकाश डालिए। तो इसके बारे में मैं नहीं पढ़ाया हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, जो नहीं पढ़ाया हूँ कैसे बोल दूँ कि मैंने पढ़ाया, और इसके बारे में मैंने गेस वगैरह भी नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिक्स से है, एक तरह से कह सकते हैं, थोड़ा सा आपका इकोनॉमिक का बेसिक्स है, जिसमें आपका जनांकिकी लाभांश के बारे में लिखना है, और उसके अलावा जो है ये जनसंख्या से संबंधित है, मेरे हिसाब से जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या के बारे में आप लोगों ने अगर अर्थव्यवस्था में पढ़ा होगा तो आप आसानी से लिख सकते थे इसको। और ये जो UNFPA है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना था। यदि पढ़ के गए होंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। वैसे 4 क्वेश्चन में ऐसे आपको 3 ही बनाना है, तो इसको स्किप भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाएं। ठीक है, तो वही 7 निश्चय जो है ना, उसी को भाषा बदल करके पूछ दिया है, और कुछ नहीं है। 7 निश्चय पिछले बार भी नीतीश सरकार लेकर के आए थे और इस बार भी नीतीश कुमार लेकर के आए हैं। तो दोनों 7 निश्चय जो है नया वाला इस बार लिख दिए होंगे जो लोग, वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कुछ खास टफ नहीं था, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका सेक्शन 3 में आपका होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसमें इसरो, DRDO इत्यादि के बारे में पूछा जाता है। और इसमें भी जो है क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। पहला राष्ट्र कौन है, जरा बताइएगा मुझे कमेंट में। ठीक है, और इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कोविड-19 के से जितने भी लोग अपडेटेड रहे होंगे उनसे जुड़ी जानकारियों से, तो वो आसानी से लिख सकते हैं। जो हम लोगों ने टीका बनाया वो भी मेक इन इंडिया के तहत बनाया है। हम लोगों ने अपना मेक इन इंडिया के तहत 2 टीका बनाया है। इसके अलावा हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान वेंटिलेटर्स भी जो है हमारे मेक इन इंडिया के तहत बने। जो मास्क वगैरह है उनका भी उत्पादन मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। और बहुत सारे ऐसे आपके टीका हैं और बहुत सारे ऐसी दवाएं हैं, DRDO ने जो आपका दवा विकसित की जिससे सांस लेने की तकलीफ ना हो। तो ये सब चीज़ें जो है सब मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई। ये सब उदाहरण देते हुए आप आसानी से इसको समझा सकते थे। और भी बहुत सारे काम हुए हैं जो मेक इन इंडिया के तहत हुए हैं, जिससे कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता मिली है। तो आप लोग इसको लिख सकते थे आसानी से, कोविड-19 से जरा भी अपडेटेड रहे होंगे तो। और लगातार कोविड-19 के बारे में मैंने आप लोगों को आर्टिकल दिया है और नोट्स भी बनाया है, वीडियो भी पोस्ट किया है, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना कीजिए और विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए DRDO मतलब इसरो ने क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में बताना है। तो 2020 से लेकर के और 21वीं सदी की बात कर रहा है, तो 2000 से लेकर के 2001 से लेकर के और 2021 तक जितने भी इसरो के अभियान रहे हैं, खास करके मंगल मिशन जो था उसके बारे में बता देना था। और अन्य ग्रहों पर जो इसरो अपना मतलब भेज रहा है, रॉकेट वगैरह भेज रहा है, जो भविष्य की योजना है उसके बारे में बता देना था। तो ये सब जानते हैं। ये क्वेश्चन गेस किया हुआ होता है। हमेशा इसरो से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछता है कि इसरो का अब तक का उपलब्धि बताइए या फिर आगे का जो कार्यक्रम है उसका विश्लेषण कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे यदि आप लोग जरा भी पढ़ करके गए होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे। बहुत सारे आपके क्लस्टर खोले गए हैं, डिफेंस क्लस्टर्स खोले गए हैं। आपका एक तो अमेठी में भी डिफेंस क्लस्टर खोला गया है और बहुत सारे जो उपकरण है, हथियार है, आपके मशीन गन वगैरह, AK-56 या AK-74 वहाँ पर बनाया जा रहा है, अमेठी में बनाया जा रहा है। और भी बहुत सारे रक्षा उपकरण हैं जो कि भारत ने खुद मेक इन इंडिया के तहत डेवलप किए हैं। तो उन्हीं सब के बारे में विस्तार से वर्णन कर देना था। DRDO वगैरह ने जितने भी प्रक्षेपास्त्र वगैरह बनाए हैं 2020 के बाद, जितने भी 2000 के बाद जितने भी बनाए
बनाए हैं पिछले 20 वर्षों में, और खास करके मोदी जी के मेक इन इंडिया के बाद जितने भी बनाए हैं उन्हीं के बारे में वर्णन करना था। आप आसानी से यदि पढ़े होंगे तो वर्णन कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी गेस क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं, ये भी जो है आपका न सिलेबस से बाहर है, न किसी ने, ऐसा भी नहीं है कि गेस नहीं किया होगा ये क्वेश्चन, इसके बारे में पूछना तय था और पूछा भी गया है, ठीक है। तो कुछ भी आपका परंपरागत क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट है आपका, विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। यह भी क्वेश्चन लगभग गेस्ट ही होता है। बिहार में बाढ़ की स्थिति और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है, यह बराबर गेस्ट क्वेश्चन किया जाता है सभी शिक्षकों के द्वारा, और सब लोग तैयारी करके भी जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते थे। तो क्वेश्चन जो है आपका कुल मिलाकर के देखें, GS 1 और GS 2 दोनों का कुल मिलाकर के क्वेश्चन देखें तो आपका करंट अफेयर्स का 1 या 2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ था, और इसमें इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन हल्का सा थोड़ा सा बेसिक्स से है, जो कि इकोनॉमिक्स ध्यान से पढ़े होंगे, डीपली पढ़े होंगे, वो आसानी से उत्तर दे सकते थे। बाकी सब जो है आपका करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा है, और सारा क्वेश्चन जो है आपका लगभग पढ़ाया हुआ है, या फिर गेस जो किया जाता है जनरली कॉमनली जो गेस किया जाता है वही क्वेश्चन आया है, कहीं बाहर से नहीं आया है। तो इस बार भी जो है अच्छे नंबर आने चाहिए लोगों के, जिन लोगों ने जेन्युइनली पढ़ाई की है वो लोग आसानी से क्वेश्चन बनाने में सफल होंगे, ऐसी उम्मीद है। और आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना इसका समापन करते हैं यहीं पर। ज़्यादा कुछ बताना था नहीं, तुरंत क्वेश्चन मेरे पास आ गया तो मैंने सोचा कि तुरंत आप लोगों को बता दूं मैं, क्वेश्चन का विश्लेषण कर दिया जाए। जैसा आप लोगों ने देखा है क्वेश्चन कुछ खास वैसा नहीं था जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो या फिर कुछ। पेपर 1 में भी हम लोगों ने देखा कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक जो था आपका वो थोड़ा सा टफ था, जो टेस्ला के बारे में और आपका उसके बारे में पूछा गया, स्पेस एक्स के बारे में पूछा गया कि उसमें जैव ईंधन का इस्तेमाल किया गया है और किस प्रकार से वो सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आप नहीं बना सकते थे या फिर जो गेस नहीं किया गया हो, ठीक है। तो आप मेंस के लिए जितना घबराते हैं उतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं कि बीपीएससी में पीटी टफ होता है, मेंस टफ नहीं होता है। और आप लोग जो है अभी से अगर तैयारी शुरू कर देते हैं तो अभी भी 6 महीने का टाइम कम से कम है मेंस के लिए। अभी जो है पीटी और मेंस दोनों का तैयारी कीजिए। 10 अगस्त तक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 67th का आप पीटी का तैयारी कीजिएगा नोटिफिकेशन आने के 10 दिन के बाद से। अभी जो है आप पीटी और मेंस दोनों के लिए पढ़िए, और अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है ट्राई कीजिए लिखने का। आपको अंदाजा तो होगा कम से कम कि आप कितना लिख पाते हैं, कितना आप समझ पाते हैं क्वेश्चन को, और कितना अच्छे तरीके से लिख पाते हैं, कितना पानी में है ये पता चल जाएगा आप लोगों को कम से कम, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूंगा लिखने का इन सारे क्वेश्चंस को, और जो भी लिख पाऊंगा वो आप लोगों को कोशिश करूंगा कि उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ, ज़्यादा लोग हैं नहीं, 1-2 लोग ही तो देख रहे हैं, तो खैर जो भी है इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग, जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा, बहुत अच्छा गया होगा आप लोगों का एग्जाम, और सब लोग इंटरव्यू तक जरूर पहुंचेंगे इस ग्रुप से। इसी के साथ मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।